मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि आर्कटिक की बर्फीली और सुनसान जमीन पर जियोलॉजिस्ट जूलिया और ऑस्कर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जहां वो अंडर वाटर एक्सप्लोजिव्स सेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है जिसमें उन्हें एक आने वाली स्टॉर्म के बारे में वार्निंग दी जाती है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। उसी समय पास ही एक रशियन सबमरीन को पानी के अंदर से कुछ हाई इंटेंसिटी नॉइजेस सुनाई देते हैं, जिनका सोर्स उन्हें समझ नहीं आता। हैरानी की बात यह होती है कि सी बेड उठता हुआ दिखाई देता है। जूलिया के स्कैनर्स अचानक तेजी से सिग्नल्स देने लगते हैं और उनके कैंप के आसपास की आइस क्रैक होने लगती है। जूलिया अपनी रिसर्च उठाना चाहती है, लेकिन टाइम नहीं होता, तो ऑस्कर उसे खींचकर स्नोमोबाइल की तरफ ले जाता है। सबमरीन में क्रू ये डिटेक्ट करता है कि ये नॉइजेस बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं और वो इवेसिव मैन्यूवर्स की तैयारी करते हैं। लेकिन सबमरीन पर अचानक पानी के अंदर से कुछ टकरा जाता है। सरफेस पर ऑस्कर और जूलिया अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे आइस टूटती जा रही होती है। लेकिन क्रैक्स उनके आगे भी आ जाती हैं और आइस के उठने से उनका स्नोमोबाइल पलट जाता है। दोनों किसी तरह उससे गिरकर बचते हैं, लेकिन स्नोमोबाइल एक्सप्लोड हो जाता है और पानी में डूब जाता है। कुछ ही देर में उनका कैंप भी धमाकों के साथ बर्बाद हो जाता है और बाकी साइंटिस्ट्स धीरे धीरे बर्फ में समा जाते हैं। सबमरीन पर डैमेज बढ़ता जाता है और क्रू अपने सीट्स पर मुश्किल से टिके रहते हैं, क्योंकि सब कुछ जोरों से हिल रहा होता है। बड़ी मुश्किल से वो फायर ओपन करते हैं और उस लाइट में उन्हें पानी के अंदर मैसिव टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। एक क्रू मेंबर जोर की टक्कर से ग्लास स्क्रीन के पार जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। एक ऑफिसर इमरजेंसी बॉय सेंड करने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि सबमरीन डूब जाती। रशियन मरीन्स हेडक्वार्टर्स में उन्हें सबमरीन के गायब होने की खबर मिलती है। चूंकि वो सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स ले जा रही थी, एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है ताकि या तो वो वेपन्स रिकवर किए जा सकें या डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं। इस मिशन को विक्टर लीड करेगा, जो उस सबमरीन के कैप्टन का भाई है। विक्टर की फैमिली को डर है कि कहीं वो भी गायब न हो जाए। उसकी माँ उसे उसके डेड फादर की घड़ी गुड लक के लिए देती है। उस रात विक्टर डॉक्स पर पहुंचता है और पता चलता है कि उसके फादर का फ्रेंड एडमिरल ओलशांस्की भी मिशन पर जा रहा है। फर्स्ट मेट को चिंता होती है कि ओलशांस्की शायद इस काम के लिए बूढ़ा और ज्यादा सख्त मिजाज का है। विक्टर जब सबमरीन में पहुंचता है तो कई क्रू मेंबर्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें छुट्टियों से खींच लाया गया है। वहीं जूलिया और ऑस्कर स्नोस्टॉर्म में भटक रहे होते हैं और फोन पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जूलिया फोन की स्क्रीन देखने में डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और लगभग एबिस में गिर ही जाती है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। तभी उसके फोन पर फाइनली एक ऑयल रिग का सिग्नल आता है और वो कॉल करती है। लेकिन स्टॉर्म की आवाज इतनी तेज होती है कि रिग वर्कर्स कुछ समझ नहीं पाते। सिग्नल चला जाता है और कॉल कट जाती है। ऑस्कर मजबूरी में एक फ्लेयर शूट करता है और थक कर गिर जाता है। सुबह में सबमरीन डिसअपीयरेंस स्पॉट पर पहुंचती है और बहुत सारी तैयारियों के बाद डाइव करती है। क्रू नोटिस करता है कि ओलशांस्की विक्टर को एक प्राइवेट रूम में ले जाता है, जहां कुछ हाई ऑफिसर्स के साथ वो एक रिपोर्ट पढ़ते हैं और सबके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। जल्द ही सबमरीन के गायब होने की अफवाहें क्रू में फैलने लगती हैं। जूलिया और ऑस्कर बॉय को आइस में फंसा हुआ पाते हैं। उन्हें समझ आता है कि कोई ना कोई इसे ढूंढते हुए यहाँ आएगा, तो वो यहीं रुकने का फैसला करते हैं। सबमरीन जब बॉय का सिग्नल पकड़ती है तो वो तुरंत उसी डायरेक्शन में बढ़ती है। अचानक बहुत सारे वेल्स सबमरीन को घेर लेते हैं, तो क्रू उन्हें हर्ट किए बिना नीचे जाने की कोशिश करता है। एक वेल गलती से रोटरी स्क्रू से टकरा जाता है, जिससे ओलशांस्की सोनार चालू करने का ऑर्डर देता है, जबकि विक्टर इस बात से डरता है कि इससे वेल्स को नुकसान हो सकता है। सोनार एक्टिवेट होते ही वेल्स भाग जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर वापस आते हैं। क्रू सोचता है कि अब क्या करें, तभी वो देखते हैं कि इस बार वेल्स सच में चले गए हैं। पता चलता है कि वहां कोई लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है और सीबेड फिर से उठ रहा है। अंधेरे समुद्र में एक विशाल टेंटिकल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और केवल एक ही वार में एक वेल को मार गिराता है। सबमरीन का क्रू घबराने लगता है, क्योंकि वे इस आवाज की पहचान नहीं कर पा रहे होते हैं, जबकि रेडार पर कुछ बहुत बड़ा उनकी तरफ आता हुआ दिख रहा होता है। ओलशांस्की को लगता है कि ये कोई दुश्मन हो सकता है और वो ओपन फायर करने की बात करता है, लेकिन विक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि हमें पक्का नहीं पता कि वो कौन है, इसलिए वो क्रू को आदेश देता है कि कोई जगह छुपने के लिए ढूंढे। सबमरीन बर्फ की दीवार में आई एक क्रैक के अंदर प्रवेश करती है। हर बार जब आइस सबमरीन से टकराती है और टूटती है, पूरा जहाज हिलता है। रेडार पे जो अजीब नॉइज आ रही होती है वो इतनी तेज हो जाती है कि हेडफोन्स पहनने वालों के कान दुखने लगते हैं। जैसे ही वो रहस्यमयी दुश्मन उनके पीछे आता है, क्रू को सबमरीन रोकनी पड़ती है, क्योंकि दीवार उनके रास्ते को ब्लॉक कर देती है। शुक्र है कि उनका पीछा करने वाला दुश्मन वहां से जा चुका होता है। क्रू सबमरीन के नुकसान का जायजा लेता है और इसी बीच ओलशांस्की विक्टर को अननेसेसरी रिस्क लेने के लिए डांटता है। मजबूरी में वे लोग सरफेस पर लौटने का फैसला करते हैं ताकि रिपेयर्स किए जा सकें। सरफेस पर जूलिया और ऑस्कर कुछ रॉक्स के सहारे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि आइस क्रैक होने लगती है और सबमरीन पानी से बाहर आती है।
क्रू तुरंत ही सर्वाइवर्स को देखता है और बाहर आकर उनसे मिलता है। जब क्रू ये यकीन कर लेता है कि जूलिया और ऑस्कर के पास कोई हथियार नहीं है, तो उनकी कहानी सुनता है। विक्टर बॉय की जांच करता है और फिर ओल्शांस्की से बात करता है। ओल्शांस्की कहता है कि सिविलियंस को बस थोड़ा सा खाना देकर वहीं छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है ये दोनों जासूस हों। लेकिन विक्टर को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो उन्हें सबमरीन पर ले जाने का फैसला करता है। इसके बाद सबमरीन फिर से पानी में जाती है ताकि बॉय के पास सर्च शुरू किया जा सके। मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया जाता है। विक्टर उनके साथ टेबल पर बैठता है और एक मैप दिखाता है। उनसे पूछता है कि वो अपने कैंप की लोकेशन दिखाएं और ये भी पूछता है कि क्या उन्होंने वहां कुछ अजीब देखा था। जूलिया एक्सप्लोजिव्स की बात बताती है तो विक्टर समझ जाता है कि शायद उसी की वजह से उसके भाई की सबमरीन डूबी थी। क्रू आगे की योजना पर चर्चा करता है। ओल्शांस्की कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि वो रहस्यमय खतरा अभी भी वहां है और अगर दोबारा हमला हुआ तो वो इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं भेज पाएंगे। लेकिन विक्टर अपने भाई को ढूंढने के लिए बेताब होता है और वो क्रू को आदेश देता है कि सबमरीन जूलिया के कैंप की दिशा में आगे बढ़ाई जाए। ओल्शांस्की विक्टर से अकेले में बात करता है और उसे चेतावनी देता है कि ये उसका दूसरा गलत फैसला है। अगर एक और गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद विक्टर अपने फर्स्ट मेट को समझाता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि अगर दूसरी सबमरीन में कोई सर्वाइवर है तो उनका ऑक्सीजन अब कम ही बचा होगा। इसी दौरान जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ऑस्कर बताता है कि यह सोनार की आवाज है जो दूसरी सबमरीन को ढूंढ रहा है। खोज कुछ देर तक चलती है और फिर रेडार पर वो रहस्यमयी शत्रु फिर से उनकी तरफ बढ़ता दिखता है। विक्टर क्रू से कहता है कि वो किसी जगह छुपने की कोशिश करें जैसे पहले किया था, लेकिन इस बार वो ओपन एरिया में होते हैं जहां कोई कवर नहीं होता। वो लोग ऑयल रिग को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं और राहत की सांस लेते हैं जब रिग से उन्हें वहां छुपने की परमिशन मिलती है। सबमरीन जैसे ही सरफेस पर आने की तैयारी करती है, ऑयल रिग पर काम करने वाले वर्कर्स समुद्र से उठती विशाल टेंटिकल्स को देखते हैं और तुरंत अलार्म बजा देते हैं। टेंटिकल्स रिग पर हमला कर देते हैं, ढांचे को गिराने लगते हैं और बड़े बड़े धमाके होते हैं। वर्कर्स घबराकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन रिग गिरता जा रहा होता है और उनके पास कहीं भागने की जगह नहीं होती। सबमरीन का रिग से संपर्क टूट जाता है तो विक्टर पेरिस्कोप का इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करता है। वो देखकर दंग रह जाता है कि टेंटिकल्स रिग को पूरी तरह तबाह कर रहे हैं और वो ये तस्वीरें क्रू की स्क्रीन्स पर भेजता है ताकि सब देख सकें कि वो किससे मुकाबला कर रहे हैं। जब रिग पूरी तरह तबाह हो जाता है, वो रहस्यमयी मॉन्स्टर फिर से सबमरीन का पीछा करने लगता है। जहाज को तेजी से मोड़ना पड़ता है ताकि वो बच सके और किचन में रखी चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं। ओल्शांस्की मानता है कि विक्टर का बचकर भागना एक और गलती थी और वो अनाउंस करता है कि अब से वो लीडरशिप संभालेगा। तुरंत 2 टॉर्पीडोज दागे जाते हैं और वो टारगेट पर लगते भी हैं। ओल्शांस्की कहता है कि ऐसे काम होता है, लेकिन उसका चेहरा उतर जाता है जब एक ऑफिसर अनाउंसेस करता है कि एनिमी अब भी मूव कर रहा है। फिर और टॉर्पीडोज दागे जाते हैं और एक और एक्सप्लोजन से पता चलता है कि टारगेट फिर हिट हुआ है, लेकिन ये अभी भी उसे मारने के लिए काफी नहीं होता। मॉन्स्टर उनके और करीब आता है और ओल्शांस्की घबराकर फ्रीज हो जाता है क्योंकि अब वो नहीं जानता कि क्या करना है। विक्टर को फिर से कमांड संभालनी पड़ती है। विक्टर क्रू को ऑर्डर्स देता है कि सबमरीन को जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चलाएं। वो लोग इनकमिंग अटैक को डॉज कर लेते हैं, लेकिन एक टेंटिकल फिर भी सबमरीन को छू जाता है और थोड़ा डैमेज कर देता है। पूरा क्रू गिर जाता है और विक्टर का सिर टकरा जाता है जिससे वो चकरा जाता है। कुछ कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और एक कंप्यूटर तो एक आदमी पर गिर जाता है। सबमरीन नीचे डूबने लगती है और वो क्रीचर फिर हमला करने का मौका पा जाता है। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में एक ब्लास्ट होता है जिससे फायर शुरू हो जाती है। वो लोग वेंटिलेशन बंद कर कंपार्टमेंट सील कर देते हैं जिससे 7 लोग अंदर फंस जाते हैं और वो एक्सटिंग्विशर्स से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। एक और टेंटिकल का वॉर सबमरीन को और तेजी से नीचे गिराता है और रेडार दिखाता है कि वो बीस्ट चारों तरफ से घेर चुका है। अब पहली बार वो क्रीचर साफ दिखता है। वो एक क्रैकन होता है। चूंकि अब टॉर्पीडोज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्रू ऑप्शंस पर चर्चा करता है और विक्टर ऑर्डर्स देता है कि सबमरीन को साइलेंस मोड में डाल दिया जाए क्योंकि मरीन क्रीचर्स ज्यादातर आवाज से शिकार करते हैं। आग से लड़ रहे वर्कर्स को फायर फाइट रोकनी पड़ती है जिससे टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। क्रीचर की आवाज कम्युनिकेटर ऑफिसर के कानों में जोर से गूंजती है जिससे उसके कानों में दर्द होने लगता है। टॉर्पीडो रूम में फंसे लोग सोचते हैं कि क्या वो इसी तरह मर जाएंगे, लेकिन विक्टर का प्लान काम करता है और क्रैकन वहां से स्विम करता हुआ चला जाता है। अब क्रू फिर से मूव कर सकता है, लेकिन आग इतनी फैल चुकी होती है कि कुछ एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझाई जा सकती। कुछ लोग आग की चपेट में आकर जल जाते हैं। विक्टर ऑर्डर्स देता है कि कंपार्टमेंट छोड़ दिया जाए और वेपन्स को जलने दिया जाए। कुछ ऑफिसर्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन बाकी क्रू उनकी मदद करता है दरवाजा पार कराने में और आखिरी सेकंड में दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि आग आगे न बढ़ सके। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में प्रेशर को मैनिपुलेट करके क्रू आखिरकार आग बुझाने में सफल हो जाता है।
इसके बाद सभी हेल्थी क्रू मेंबर्स को रिपेयर्स के लिए भेजा जाता है, जबकि जो लोग घायल होते हैं उन्हें इन्फर्मरी या उनके रूम्स में भेजा जाता है। ऑस्कर और जूलिया भी घायल लोगों की मदद करने में हाथ बंटाते हैं, जिससे वो क्रू का भरोसा जीत लेते हैं। जूलिया खुद विक्टर के फोरहेड पर लगे कट का इलाज करती है। एक ऑफिसर ये देखकर मजाक में पूछता है कि क्या जूलिया विक्टर में इंटरेस्टेड है। जूलिया इससे इनकार करती है। तब ऑफिसर बताता है कि विक्टर ने उसे बचाने के लिए नियम तोड़े थे। बाद में विक्टर क्रू से पूरी स्थिति पर राय मांगता है। सभी का यही मानना होता है कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ना तो उन्हें दूसरी सबमरीन की लोकेशन का कोई अंदाजा है और ना ही उनके पास क्रैकन से लड़ने का कोई तरीका है। ओल्शांस्की विक्टर को याद दिलाता है कि उसके पिता भी एक सबमरीन इंसिडेंट में लोगों की जान बचाते हुए हीरो बने थे, लेकिन वो खुद उस हादसे में मारे गए थे। काफी सोच विचार के बाद विक्टर मान जाता है कि उन्हें लौटना चाहिए। जब सबमरीन घर की तरफ रवाना होती है, विक्टर अपने पिता का लिखा हुआ आखिरी लेटर पढ़ता है। तभी जूलिया आती है और देखती है कि विक्टर के रूम में बर्ड्स हैं। विक्टर उसे बताता है कि ये बर्ड्स ऑक्सीजन लेवल्स चेक करने के लिए रखी गई हैं। जूलिया एक मैप मांगती है और उन सभी जगहों को दिखाती है जहां उन्होंने क्रैकन को देखा था, साथ ही अपने कैंप की लोकेशन भी दिखाती है। जूलिया बताती है कि पुरानी कहानियों में कहा गया है कि ये बीस्ट कई शिप्स पर हमला करता था और फिर अचानक गायब हो जाता था। स्कॉलर्स का मानना था कि क्रैकन डीप स्लंबर, गहरी नींद में चला गया होगा। जूलिया इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसके एक्सप्लोजिव्स ने क्रैकन की छुपी हुई लेयर को हिट कर दिया और उसे जगा दिया। वो कहती है कि अगर वो लोग बचना चाहते हैं तो सोनार बंद करना होगा, वरना ये क्रीचर फिर अट्रैक्ट होगा। विक्टर ये देखकर प्रभावित होता है कि जूलिया क्रैकन को इतनी अच्छी तरह समझती है और उससे पूछता है कि क्या वो जानती है उसके भाई की सबमरीन कहां हो सकती है। जूलिया बताती है कि ऑक्टोपसेस अक्सर अपने शिकार को अपनी लेयर में खींच कर ले जाते हैं और वो जगह वहीं होगी जहां उसका कैंप हुआ करता था। तभी एक ऑफिसर अनाउंस करता है कि उसे एक क्लू मिला है। वो साइलेंट मोड के दौरान की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें मेटल पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। वो उस सिग्नल को ट्रेस करते हैं और कंफर्म होता है कि वो जूलिया के कैंप से ही आ रही है। इसका मतलब दूसरी सबमरीन में सर्वाइवर्स हो सकते हैं। विक्टर क्रू के सामने एक जोशीला स्पीच देता है कि इंसानी जानें बचाना क्यों जरूरी है और वो किस खतरे का सामना करने जा रहे हैं। फिर वो ऑर्डर देता है कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले जाया जाए। सफर के दौरान विक्टर अपने बचपन को याद करता है, जब वो पहाड़ों में खो गया था। वो तभी अपनी सोच से बाहर आता है जब वो सर्च एरिया तक पहुंचते हैं। अचानक सबमरीन में मशीन्स और दीवारों से रिवेट्स निकलने लगते हैं, ग्लास और लाइट्स टूट जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो बहुत गहराई में पहुंच चुके हैं, तो वो लोग सबमरीन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तभी एक ऑफिसर देखता है कि उन्होंने एक बॉटमलेस एबिस, अंतहीन खाई खोज ली है। विक्टर मिनी सबमरीन भेजकर इन्वेस्टिगेशन का प्लान बनाता है। चूंकि एक पायलट घायल हो चुका होता है, विक्टर खुद उसकी जगह जाने का फैसला करता है और ओल्शांस्की को कमांड देता है। मिनी सबमरीन निकलती है, जिसमें विक्टर और 2 ऑफिसर्स होते हैं। जैसे जैसे वो एबिस में सर्च करते हैं, मेटल के क्रैक होने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो इतनी गहराई में पहले कभी नहीं गए थे। प्रेशर का असर वेसल पर दिखने लगता है, इसलिए उन्हें जल्दी कुछ ढूंढना होता है। एक एको सुनते ही वो उस दिशा में बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैकड़ों डूबी हुई शिप्स वहां हैं। जूलिया की थ्योरी और मिथ्स सच साबित होती हैं। आखिरकार वो दूसरी सबमरीन को ढूंढ निकालते हैं और देखते हैं कि वो बुरी तरह डैमेज हुई होती है, लेकिन उसका नोज इंटैक्ट होता है, जिससे उम्मीद रहती है कि वहां सर्वाइवर्स छुपे हो सकते हैं। मिनी सबमरीन उससे डॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन करंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर भी वो कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। विक्टर डाइविंग गियर पहनकर दूसरी सबमरीन में जाता है। वो हैच खोलने से पहले नॉक करता है और खुश होता है कि क्रू अभी जिंदा है, जिसमें उसका भाई अलेक्जेंडर भी शामिल होता है। मेन सबमरीन को खबर भेजी जाती है और सब जश्न मनाते हैं। अलेक्जेंडर बताता है कि वो लोग साइलेंट मोड में थे ताकि क्रैकन का ध्यान न जाए और सिर्फ कभी कभी सिग्नल भेजते थे। विक्टर ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स को मिनी सबमरीन में भेजता है, लेकिन साफ होता है कि 2 ट्रिप्स लगेंगी। वो खुद अपने भाई के साथ वहीं रुकने का फैसला करता है। मिनी सबमरीन रैकेज पर एक ट्रैकर इंस्टॉल करता है ताकि लोकेशन याद रखी जा सके, लेकिन ये महसूस होते ही कि ट्रैकर क्रैकन को अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसे ऑफ कर देते हैं। मिनी सबमरीन मेन सबमरीन पर पहुंचती है और सर्वाइवर्स की देखभाल शुरू होती है। पायलट दूसरी ट्रिप के लिए फिट नहीं होता, इसलिए जूलिया ऑस्कर से मदद मांगती है। ऑस्कर सबमरीन्स पर काम कर चुका होता है, वो मान जाता है। जब मिनी सबमरीन वापस रैकेज पर पहुंचती है, डॉकिंग के दौरान ट्रैकर गलती से ऑन हो जाता है। क्रैकन मेन सबमरीन पर हमला करने ही वाला होता है जब वो ट्रैकर को सेंस करता है और अपनी लेयर की तरफ लौटता है। ओल्शांस्की तुरंत ऑर्डर देता है कि वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर सरफेस पर लौट जाएं। वहीं विक्टर पाइप के रास्ते वेपन्स रूम में पहुंचने की कोशिश करता है। अलेक्जेंडर क्रू को मिनी सबमरीन में भेजता है और अपने भाई का इंतजार करता है। विक्टर वेपन्स रूम पहुंचकर कोड्स इनपुट करता है और अलेक्जेंडर कंप्यूटर पर ऐसा ही करता है।
वेपन्स को लोड होने में थोड़ा वक्त लगता है और क्रैकन तब तक उन पर पहुंच जाता है। टेंटिकल्स सबमरीन को घेर लेते हैं। दोनों भाई रेडियो पर बात करते हैं और अपनी पुरानी लड़ाइयों के लिए माफी मांगते हैं। क्रेकन सबमरीन का आधा हिस्सा फाड़ देता है, लेकिन वो खाली टेल होता है। जैसे ही वो फिर से हमला करने वाला होता है, दोनों भाई एक साथ बटन्स प्रेस करते हैं और वेपन एक्टिवेट हो जाता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन क्रैकन को खत्म कर देता है और एक तेज रोशनी आर्कटिक आइस तोड़कर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती है। पानी सबमरीन में भरने लगता है। विक्टर पाइप से वापस अलेक्जेंडर तक पहुंचता है। वेपन्स जल्दी ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाले होते हैं। सबमरीन डूब रही होती है। तेज वेव्स दोनों भाइयों को अलग कर देती हैं। विक्टर अलेक्जेंडर को ढूंढता है और उसका हाथ पकड़कर खींचता है ताकि वो सेफ हो सके। दोनों जल्दी से मिनी सबमरीन तक पहुंचते हैं और डोर बंद कर लेते हैं। एक्सप्लोजन में अब सिर्फ 2 मिनट होते हैं और मिनी सबमरीन अनडॉक नहीं हो पाती। रैकेज एबिस में गिरता जा रहा होता है। विक्टर इमरजेंसी लीवर खींचता है और मिनी सबमरीन डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो एक्सप्लोजन से ठीक पहले निकलते हैं और शॉकवेव उन्हें समुद्र में लुढ़का देती है। सरफेस पर मेन सबमरीन न्यूज का इंतजार कर रही होती है। क्रू ऑलमोस्ट होप खो देता है, तभी बबल्स दिखाई देते हैं। मिनी सबमरीन वापस आती है और सब खुश होते हैं। विक्टर अलेक्जेंडर को उनके पिता की घड़ी देना चाहता है, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि अब उसने ये अर्न की है। कुछ समय बाद क्रू रशिया लौटता है और दोनों भाई अपने परिवार से मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।